अच्छा, so the total number of hours I'm going to denote as L. ठीक है, so kind of like labor has 10 hours, and the amount of hours that means that you put in the production of cakes plus the amount of hours you put into t-shirts should be equals to a 10, right? Does this equation make sense? कि ये आवर्स हैं इन केक्स एंड आवर्स इन टी शर्ट्स. वी डोंट नो कि कितने आवर्स हैं, यहाँ 5 हों यहाँ 4 हों 6 हों, वट एवर द केस दे हैव टू एड अप टू अ टोटल ऑफ 10 आवर्स. ठीक है. अच्छा, नाउ वी हैव 2 इंडिविजुअल्स, सो लेट्स लुक एट दीज इंडिविजुअली. ठीक है. सो हम पहले ना जेनिफर का देखते हैं. वॉट इज़ हर प्रोडक्टिविटी. अच्छा एग्जामिनर को बाय द वे जो भी लेटर्स यूज़ कर रहे हो ना टू डिनोट एनीथिंग, वो आप बताओ कि फॉर इंस्टेंस आई एम यूजिंग C टू डिनोट केक्स एंड आई एम यूजिंग LC टू डिनोट आवर्स spent on making cakes. So whatever terminology you use, you could use anything. HC भी लिख सकते थे. The letter itself doesn't matter as long as you define it. अच्छा, T को हमने लिख दिया. फर्ज करो T is the amount of t-shirts, and therefore I'm using LT as the hours spent stitching t-shirts. ठीक है. So hours spent on making t-shirts. अच्छा, एक्चुअली ये तो दोनों के लिए होल्ड करता है. सो लाइक दिस इज़ द सेम टर्मिनोलॉजी दैट आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर जॉन एज वेल. अच्छा, सो एक रेशियो बनाते हैं आवर्स टू जो भी प्रोडक्टिविटी है. सो लेट्स सी वो कितने आवर्स में कितनी शर्ट्स बना लेती है, और उसका भी देखते हैं कि कितने आवर्स में वो कितना कर लेता है. अच्छा, सो आवर्स टू द अमाउंट ऑफ केक्स व्हाट शी कैन प्रोड्यूस, एंड लेट्स राइट डाउन द सेम फॉर जॉन. अच्छा, अगेन नाउ वी हैव टू रेफर टू द क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन क्या बताता है. लेट्स सी. वो बना सकती है 4 t-shirts in 1 hour, राइट? ये वाली इंफॉर्मेशन इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. So in 1 hour she can make कितने t-shirts? A total of 4. सही? रेशियो सही लिखा ना. अच्छा, और she can make 2 cakes in 1 hour. So she can make 2 cakes in 1 hour. अच्छा, अगर वो सारा का सारा टाइम डाल देती है टी शर्ट्स में तो कितनी टी शर्ट्स बना लेगी? अगर पूरे के पूरे 10 डाल देती है तो शी कैन मेक 40, यू राइट. एंड अगर सारा का सारा टाइम डिवोट कर देती है केक्स में तो कितने केक्स बना लेगी? 20, राइट. लेट्स डू द सेम फॉर जॉन. जॉन क्या कर सकता है? ही कैन बेक 1 केक इन 1 आवर. सो 1 केक इन 1 आवर. इफ़ ही पुट्स ऑल ऑफ हिज टाइम इनटू केक्स तो 10 घंटों में वो 10 केक्स बना लेगा. टी शर्ट्स का देखते हैं. He can make 1 t-shirt in 2 hours. So he can make 1 t-shirt in 2 hours. That means कि 1 hour में सिर्फ हाफ बनती है शर्ट. That means कि 10 hours में 5 बन जाएंगी शर्ट्स. ठीक. अच्छा, सो लेट्स दोनों का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. रिमेंबर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी था कि द कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ गुड्स द पर्सन कैन मेक. ठीक है. सो जेनिफर का भी बनाते हैं, उसका भी बनाते हैं. सो अभी ना सॉर्ट ऑफ लाइक एक लीनियर लाइन थी और मुझे इंटरसेप्ट्स पता चल गए हैं. अब इट्स योर मर्जी एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है, वाई एक्सिस पे क्या लिखना है. फर्स्ट करो यहाँ में केक्स लिख देते हैं और वर्टिकल एक्सिस में टी शर्ट्स लिख देते हैं. इफ़ आई एम राइटिंग टू फास्ट लेट मी नो, आई स्लो डाउन. ठीक है. अच्छा, तो अब अच्छा देखते हैं कि उसकी एक्सट्रीम्स जेनिफर की क्या थी. सो लेट्स स्क्रॉल अप. वो अगर सारे के सारे आवर्स केक्स में डाल देगी तो क्या 20 केक्स बना सकती है. ठीक है. तो आई एम नॉट ड्राइंग इट टू स्केल, आई एम जस्ट रैंडमली राइटिंग 20 हेयर.
और अंदाजे से आई सी कि वहाँ चलो 40 है तो डबल है, तो अगर ये इतना था समझ लो यहाँ कहीं 40 लिख देते हैं, राइट। सो अब यहाँ क्या नज़र आ रहा है, 20 ऑफ केक्स एंड 0 ऑफ टी शर्ट्स। और इस पॉइंट पे क्या नज़र आ रहा है, केक की वैल्यू क्या है, 0। रिमेंबर ये ओरिजिन है, राइट। सो द ओरिजिन टेल्स यू कि केक्स यहाँ 0 थे और सारे के सारे रिसोर्सेज उसने क्या डाल दिए, टी शर्ट्स में। अच्छा, नाउ इफ़ आई मेक अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो वो ऐसे बनेगा। एंड द रीज़न बीइंग उसका कंस्ट्रेंट था आवर्स का। रिमेंबर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। इफ़ उसको एक केक एक्स्ट्रा बनाना है ना, तो वो टी शर्ट्स 40 पे नहीं रह सकती, उसको अपने टी शर्ट्स की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी एंड वही आवर्स वो साइन क्या कर देगी इनटू केक्स। तो रिमेंबर इट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। एंड इसकी स्लोप क्या नज़र आ रही है मुझे, राइज ओवर रन क्या होता है, स्लोप। सो व्हाट इज राइज ओवर रन, बट जिस तरह के एक क्या आएगा, एक तो हो जाएगा ना 20,0 एंड दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स अ 040, ठीक है। रिमेंबर ये नेगेटिव स्लोप है। सो ये क्या करना है, 40 माइनस 0 किया एंड 0 माइनस 20 किया। बाय द वे एग्ज़ाम में इतनी गहराई में नहीं लिखेंगे हम, या जस्ट थोड़ी ओ लेवल्स की रिवाइज कर रही हूँ कि इस तरह होता था ना कि यहाँ x है, x1 y1 एंड x2 y2, तो स्लोप के साथ देखते हैं y2 माइनस y1, ये राइज हो गया, एंड x2 माइनस x1। इस तरह कभी भी आपको अंडर ग्रेड में इस तरह करके ना लिखनी नहीं पड़ेगी इक्वेशन, जस्ट डू अ राइज ओवर रन। और मुझे पता है नेगेटिवली स्लोप है, इसलिए मुझे पता है माइनस लिखना है। पॉजिटिव स्लोप ऐसे होती है, नेगेटिव स्लोप ऐसे होती है। सो व्हाट वी डू इज़ कि मैं तो बस एब्सोल्यूट वैल्यू में देख लूँगी कि यार ये तो 20 है, ये 40 है, एंड देयर फॉर और नेगेटिव स्लोप है तो बस माइनस लिख दिया। अच्छा, सो दिस इज़ -2। व्हाट दिस टेल्स मी इज़ कि अगर मैंने 20 यूनिट्स गेन करने हैं यहाँ, तो मुझे वहाँ क्या करना पड़ेगा, 40 यूनिट्स लूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। सो 1 यूनिट का गैस करो, व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ केक। वो डबल मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर मुझे 20 केक्स चाहिए तो मुझे 40 टी शर्ट्स छोड़नी पड़ती है ना, राइट। एग्जैक्टली डबल नहीं है। दैट मीन्स कि जो भी स्लोप है ना, वो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता देगी कि एक्स एक्सिस वाले वेरिएबल की। और ऑपोजिट देखो, इस तरह देखोगे, अगर 40 गेन होएगा तो यहाँ लॉस किसका होएगा, 20 का। यू कैन सी कि हाफ का लॉस है। सो इफ़ आई वांट टू सी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ जो भी गुड था ना ऑन द वर्टिकल एक्सिस, यहाँ वर्टिकल एक्सिस में क्या था, टी शर्ट्स था, तो आपने ना उसका स्लोप का बस रेसिप्रोकल ले लेना है, वो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता चल जाएगी। अब ये ना आई लाइक रटाफिकेशन मेथड्स, बिकॉज कभी कभी ना आप एग्ज़ाम में थोड़ा कभी जोन आउट कर जाते हो, कभी आप भूल जाते हो, तो इस तरह करना, अगर आप थोड़ा रट्टा भी मारा हुआ हो ना, तो वो आपकी बचत हो जाती है कि जो स्लोप है वो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताएगी ऑफ वॉट एवर गुड इज़ ऑन द एक्स एक्सिस, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द slope will tell you the opportunity cost of the variable on the vertical axis. The slope gives you the opportunity cost of the variable on the x-axis. On the x-axis मतलब कुछ भी गुड हो सकता है ना, उसने यहाँ तो केक्स था, तो जो भी उसने आपको लेबल किया है, any variable on the x-axis. And the opportunity cost of 1 unit of the variable on the y-axis is the reciprocal of the slope. अभी तुम ये लिख रही हो ना, तुमने एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना प्लीज़, ठीक है। बस अपने लिए तुम लिख रही हो, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना। एग्ज़ाम में रिमेंबर एज शॉर्ट एंड प्रिसाइज एज पॉसिबल, डायग्राम बनाया और बस स्टेट कर दिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मुझे ये नज़र आ रही है, ठीक है। सो डोंट राइट थ्योरी व्हेन यू कैन से द सेम थिंग शोइंग मैथमेटिक्स, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ लीनियर लाइन। ओ लेवल से याद है कि y इज इक्वल टू mx प्लस ई, ठीक है।
अच्छा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में m होता क्या था? m इज़ द स्लोप ग्रेडियंट, ठीक है, एंड ग्रेडियंट भी कहते हैं, शाबाश। और c क्या होता था? इज़ द y इंटरसेप्ट, ठीक है। सो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? जहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की। अच्छा, अब मुझे बताओ इसकी इक्वेशन अगर वो, क्योंकि मुझे ना आपको डायरेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन होएगा कि स्टेट द इक्वेशन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये है ना, ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है किसका? जेनिफर के लिए, ठीक है। सो वाई एक्सेस पे क्या है? टी लिख देते हैं ना, द टी शर्ट्स। अच्छा, और -2 और x क्या लिखूँ? x की जगह c लिख देती हूँ, शाबाश। और व्हाट इज़ द इंटरसेप्ट? 40, शाबाश, स्मार्ट किड्स। अच्छा, अब आई वांट के बोर्ड पे मत देखो, ठीक है, आई विल डू इट माई सेल्फ, यू गाइज डू इट योर सेल्फ। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस देन यू शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इट फॉर जॉन, ठीक है, बिकॉज आई हैव गिवन, हाँ ये देखो ये इन्फॉर्मेशन है, एंड आई वॉन्ट यू टू टेक दिस इंफॉर्मेशन एंड कंस्ट्रक्ट, एक तो मतलब आपने स्केच करना है, ड्रॉ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फॉर जॉन and give me the equation for it as well. अच्छा, हमारे कोर्स में ना इवन मैथमेट कोई आपको ग्राफ पेपर नहीं कभी दिया जाएगा, इट्स जस्ट अ पेपर, बट आप ना रूलर से यू शुड ट्राई टू ड्रॉ इट टू स्केल। सो लाइक अंदाज़ा अगर लगना है तो फिर वो भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। सो इफ़ दिस इज़ अ 5, दिस इज़ अ 10, so a rise over a run, rise is a 5, yeah. स्लोप क्या आ रही है तुम लोगों की? एंड दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ केक हो जाएगा हाफ, राइट, ऑपोजिट्स हो गए। नेगेटिव स्लोप है इसलिए माइनस डाला, ठीक है। -1/2c + 5, या वॉइस तुम लोग का आ गया ये इक्वेशन? अच्छा, सो आई मेक अ बॉक्स अराउंड दिस, आई टेल द एग्जामिनर कि दिस इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फॉर जेनिफर and this is the production possibility frontier for John। अच्छा, इसके बाद ना यूजली ये है कि मैंने ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स को कंपेयर करना है। व्हाट आई कैन सी इज़ कि डिस्पाइट द फैक्ट, अच्छा अगर मैं यहाँ इन दोनों को एक ही स्केच में अगर हम करते हैं ना, कैन यू सी कि ये जो जॉन का PPF है वो एक्चुअली यहाँ 10 से शुरू हो रहा है और यूँ करके 5 में बंद हो रहा है। याद है पिछली क्लास में हमने क्या कहा था कि ये वाला जो इसके आगे जो सारे पॉइंट्स हैं ना वो उसके लिए क्या है? अनअटेनेबल है। तो जो जॉन की इनएफिशिएंसी है ना वो एक्चुअली डायग्रामेटिकली भी हमें नज़र आ रहा है, उसका PPF नीचे है और जेनिफर का आगे है। सो इन अ वे वी कैन सी कि जो हमारी जो जेनिफर है ना उसके पास एक एब्सोलूट एडवांटेज है बिकॉज उसका PPF आउट ज़्यादा आगे है देन हिज, ठीक है। वी कैन ऑल्सो लाइक जस्ट मेक वन डायग्राम में भी बना के इसको दिखा देते हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स मेक जस्ट अ रफ वन डायग्राम जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये इस तरह करके ये 40 and 20 था। सो दिस वॉज अ 40 and दिस वॉज अ 20 and दिस वॉज फॉर जेनिफर का PPF एंड उसका यहाँ 10 से जा रहा था और यूँ करके 5 पे ख़त्म हो रहा था एंड उसका PPF देखो कितना लोअर है। So many things that she can make, so many combinations of t-shirts and cake जो जेनिफर बना सकती है are unattainable for John, ठीक है। Since what we can say is diagrammatically नज़र आ रहा है, since the production possibility frontier
of Jennifer lies above that of John. Therefore, she has an absolute advantage over him. Advantage, that is, she can produce combinations of cakes and t-shirts that are unattainable, बाहर हैं उसके लिए, unattainable for John. अच्छा, अब हमने कहना है कि फिर वो उसको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. That's the next question. Despite the fact that she has absolute advantage, does it make sense for her to specialize in trade? ठीक है, वो अब रिमेंबर हमें PPF से नहीं पता चलता. स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड की हिंट ना हमें मिलती है लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स. ठीक है, जो होती हैं हम क्या कहते थे, इम्प्लिसिट कॉस्ट हैं. यहाँ कैन यू सी कि जॉन को केक्स में एक कंपैरेटिव एडवांटेज है कि नहीं. देखो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है देन जेनिफर. ही हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज. दिस इज़ लेस देन अ 2. इनको आपस में इस तरह कर कंपेयर किया है. ठीक है, अब क्या हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जॉन जो है, सो लेट्स राइट कि द जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, देन फॉर हिम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ केक इज़ हाफ, वेयर एज जो जेनिफर है, फॉर हर द कॉस्ट जो उसको आ रही है केक की इज़ 2. किस पर्सन के लिए ज़्यादा आसान है, किसकी कॉस्ट कम पड़ी है, जॉन, राइट. सो जॉन हैज़ lower implicit costs, so he has lower opportunity cost in the production of cake. इसको कहते हैं therefore he has a comparative advantage. comparatively, ठीक है, आपस में कंपेयर कर रहे हैं. so he has a comparative advantage in the production of cakes, which means कि उसको ना स्पेशलाइज करना चाहिए केक्स में और उसको केक्स बेचने चाहिए जेनिफर को. अच्छा, दूसरे अब केक्स क्या टी शर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इफ़ जॉन की जो हमने ऊपर निकाली थी द उसको कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट टी शर्ट्स की उसकी 2 आ रही थी, राइट. एंड जो जेनिफर है उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉर टी शर्ट्स आ रही थी हाफ. यहाँ किसको क्या एडवांटेज है, यहाँ तो जेनिफर को एडवांटेज है. सो इन दिस केस जेनिफर हैज़ अ लोअर opportunity cost in the production of t-shirts. so यहाँ जेनिफर की बात आ रही है, she wins. Jennifer has a lower opportunity cost in the production of t-shirts. Therefore, she has a comparative advantage in the production of t-shirts. So she should specialize in its production. अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई कि नहीं आई? यस, थोड़ा रट्टा भी चल जाएगा इस पे, लेकिन रट्टा इज़ ऑल्सो बाय द वे बेटर इफ़ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट.
So this was method 1. Let's discuss a method 2. वो तब काम आएगा जब हमें ना यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स गिवन थे, विच इज़ वाई हमने यहाँ इंटरसेप्ट्स नहीं निकाल दिए कि सारे घंटे इसमें डाल दो, सारे घंटे इसके अंदर डाल दो. वॉट इफ़ अ क्वेश्चन कम्स जहाँ पे नंबर ऑफ़ आवर्स ही नहीं दिए हुए, फिर फंस नहीं जाओगे, ये मेथड 1 काम ही नहीं करेगा. then you're stuck. You can't use this because then you won't be able to plot it. What to do now? So let's discuss another method because questions काफ़ी दफ़ा मैंने इस format में भी देखे हैं. They do come where the total number of hours ना यहाँ जैसा हमने 10 दिया हुआ था इस question में. Suppose it's not given. So what if this is not given in the question? So in this scenario, you can't really draw the PPF by saying कि 10 hours आपने उधर डाल दिया तो 40 बन गया, 10 hours केक्स में डाल दिया जेनिफर ने तो क्या बन गया, 20 केक्स बन गए. So अब हम किस तरह करें? अगेन मेथड वही है, इट्स जस्ट दैट हमें अब आवर्स नहीं पता, राइट? सो लेट्स सी जेनिफर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. रेशियो वही हमारे पास, एफिशिएंसी तो वही गिवन है. सो फॉर जेनिफर लेट्स सी वो कितने आवर्स में कितनी टी शर्ट्स बना लेती थी. मरियम बताओ कितने आवर्स में कितनी बनाती थी? 10 तो हमें पता ही नहीं. 1 आवर्स में 4 शर्ट्स बना लेती थी. अब आई डोंट नो कि 10 टोटल आवर्स है. ऑल आई नो इज़ कि वो LC अमाउंट ऑफ आवर्स, LT अमाउंट ऑफ आवर्स डालती है टी शर्ट्स में. सो नाउ एवरीथिंग हैज़ टू बी अ बिट, इट्स वेरिएबल. सो व्हाट आई कैन सी 1 आवर्स में अगर इतनी बनाती है तो LT अमाउंट ऑफ आवर्स में कितने बनाएगी? 4 into LT आवर्स, राइट? सो द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज़ कि सॉर्ट ऑफ लाइक जेनेरिकली हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें फंक्शनल फॉर्म इसकी गिवन नहीं है, वी डोंट नो. अच्छा, व्हाट अबाउट हर कंट्रीब्यूशन इन केक्स? हाँ जी, कितना था? 1 आवर में कितने केक्स बना लेती थी? 2. दैट मीन्स के LC अमाउंट ऑफ आवर्स में 2 LC बना लेगी. हाँ, अच्छा, तो कितने टोटल टी शर्ट्स जो है, हमने कहा कितनी टी शर्ट्स बन जाएंगी? यहाँ से पता चल रहा है इतनी टी शर्ट्स बन जाएंगी और इतने केक्स बन जाएंगे. So total number of t-shirts is 4 LT and obviously it depends on the amount of hours she puts in. अगर 1 घंटा इधर डाल रही है तो सिर्फ 4 ही टी शर्ट बनेंगी, राइट? अच्छा, अब देखते केक्स कितने बना लेगी. केक्स बना लेगी 2 into LC, depends on the hours that she puts in. So basically केक्स हमें यहाँ से पता चल रहा है कितने बना लेगी और टी शर्ट्स मुझे यहाँ से पता चल रहा है कितने बना लेगी. अच्छा, अब हमें एक कंस्ट्रेंट पता थी which was given over here. I know that the total number of hours have to add up to L, जो भी L की वैल्यू हमें पता नहीं है, राइट? सो यहाँ से अगर सब्जेक्ट बनाओ और यहाँ से सब्जेक्ट बनाओ और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, देखो LC की वैल्यू है C/2 एंड LT की वैल्यू है T/4 एंड L टोटल नंबर ऑफ आवर्स मुझे गिवन ही नहीं है. अच्छा, हमने सब्जेक्ट किसको बनाना है? हमने वर्टिकल एक्सिस में किसको रखा था? टी शर्ट्स में. सो इफ़ वाई एक्सिस के ऊपर हमारा T है और मेरी X एक्सिस पे मैंने केक लिखा हुआ है, सो व्हाट शुड आई मेक द सब्जेक्ट? आई वांट टू मेक T इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन. चलो जी बनाओ. अगर LCM लिया तो 8 हो जाएगा, राइट? या फिर इस तरह कर लेते हैं, T/4 इज़ इक्वल्स टू L माइनस C/2. सही है? C/2 को मैं राइट हैंड साइड पे ले गई. अब 4 को मल्टीप्लाई थ्रू कर देते हैं तो ये T इज़ इक्वल्स टू 4L माइनस 2 2 4 आ जाएगा. हाँ, 2C. सही है? अच्छा, डज दिस मैच विद द PPF जो हमने पहले दफ़ा निकाला था? एक दफ़ा हम उसको चेक कर सकते हैं क्योंकि L की वैल्यू क्या गिवन थी? 10. देखते हैं कि वो सेम आंसर आता है कि नहीं. अगर मैंने 10 डाला तो 40 माइनस 2C ही आएगा. इट इज़ द सेम आंसर.
विच टेल्स मी कि मैंने सही PPF निकाला है उसका, जेनिफर का। ये वाला ना क्वेश्चन स्टाइल तभी करना अगर आपको नंबर ऑफ आवर्स गिवन ही ना हो, गिवन ही है वो आपसे पूछ रहा है ट्रेड करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अच्छा, जब ये इक्वेशन निकालोगे यहाँ स्लोप, अब देखो मैंने ड्रॉ भी नहीं किया, बट जस्ट फ्रॉम दिस आई कैन टेल कि स्लोप क्या है। स्लोप इज़ इक्वल्स टू -2, एंड वो मैंने रट्टा मारा हुआ है कि अब जेनिफर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ केक्स था ना एक्स एक्सिस में, उसकी क्या होगी, स्लोप की वैल्यू। तो आई विल से कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर जेनिफर फॉर केक्स इज़ 2, and for t-shirts it's going to be the reciprocal, which is the half. So even without drawing it now I can see the opportunity cost because the slope is the opportunity cost. Slope आपको बताती है कि gain कितना होएगा और फिर loss कितना होएगा, and opportunity cost का idea ही था, यही था कि you have to lose something in order to gain something. So ये हमने क्या कर लिया, we did this for जेनिफर, डू इट योर सेल्फ और जॉन सब इंडिपेंडेंटली करते हैं और देखते हैं इक्वेशंस हमारी सेम आती हैं कि नहीं आती। सो वी वांट टू डू द सेम थिंग फॉर जॉन। उसके रेशियोज़ फिर से लिखते हैं, कहाँ थे उसके रेशियोज़, दीज वर द रेशियोज़ गिवन फॉर जॉन। एंड यहाँ भी हमें नहीं पता कि कितने टोटल आवर्स हैं। ही इज़ गोइंग टू पुट LT नंबर ऑफ आवर्स इन T-shirts। तो कितनी T-shirts बन गई, LC/2, LC अमाउंट ऑफ आवर्स जब लाएंगे तो LC केक्स बनेंगे, ठीक है। जितने घंटे लाओगे उतने केक्स बन जाएंगे। सो T-shirts बनेंगी LT/2 एंड केक्स उतने ही बनेंगे जितने आप घंटे डालोगे, ओके। LT + LC इज़ इक्वल्स टू L, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 10, ये हो जाएगा 2T + C इज़ इक्वल्स टू L, 2T is equals to -C plus L, T को सब्जेक्ट बना लो, -12। नाउ इवन विदाउट द वैल्यू ऑफ L मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो नज़र आ रही है यहाँ सामने, राइट। सो आई डोंट इवन एक्चुअली नीड द वैल्यू ऑफ L। दिस इज़ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर फॉर जॉन, एंड व्हाट वी कैन टेल इज़, वैसे चेक भी कर लेते हैं, अगर मैंने L की वैल्यू 10 डाली तो आंसर सेम ही आएगा जो लास्ट टाइम था। T इज़ इक्वल्स टू -C/2 + 10 विच इज़ द सेम। without the value of L I can tell the opportunity cost. So opportunity cost is the slope। अच्छा, x एक्सिस में C था, therefore हाफ इधर आ गया, यहाँ बल्कि लिख देते हैं स्लोप की वैल्यू क्या है, -12। सो सिंस द स्लोप इज़ इक्वल्स टू -12, स्लोप ही बताता है आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड उसका रेसिप्रोकल आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द वेरिएबल ऑन द y एक्सिस। So far so good? Yes? Oops. Okay, we have time, so let's do this now. करें एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस, रेडी? अच्छा, अब वो कह रहा है कि सपोज दिस इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी गिवन इन द स्टडी गाइड। वो कहते हैं सपोज वी हैव 2 countries M and W एंड 2 goods शूज़ एंड हैट्स। सो M and W तो ऑलरेडी है, शूज़ को हम कह देते हैं इट्स डिनोटेड बाय S एंड हैट्स इज़ डिनोटेड बाय H, ठीक है।
The table gives the labor requirements to produce 1 unit of each output. So ratio किस तरह बनेगा कि 1 उसमें ऑपोजिट दिया था, राइट? उसमें तो लिखा हुआ था कि 1 घंटे में कितना आउटपुट बनाता है. जो हमारे पिछले क्वेश्चन में हम कह रहे थे कि 1 घंटे में कितना आउटपुट बनाता है, वो इस टेबल में कह रहा है कि एक आउटपुट कितने घंटों में बनते हैं, राइट? सो रिमेंबर टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर यू बिल्ड द रेशियो. अच्छा, जो कंट्री एम को देखो, वो 10 आवर्स में 1 शू बना लेती है. कंट्री डब्ल्यू 12 आवर्स में शूज़ बना लेती है. शूज़ की प्रोडक्शन में एफिशिएंट वैसे कंट्री एम लग रही है क्योंकि वो कम टाइम ले रही है उतना ही चीज़ बनाने के लिए. अच्छा, और हैट्स में 2 आवर्स लगते हैं कंट्री एम को एक हैट बनाने के लिए. इसको 5 आवर्स लगते हैं एक ही हैट बनाने के लिए. हु हैज़, अब विदाउट डूइंग द मैथमेटिक्स वी कैन सी के एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास है, कौन ज़्यादा एफिशिएंट लग रहा है? कंट्री एम, बिकॉज वो देखो ना, एक ही आउटपुट का यूनिट बनाने के लिए उसको कम आवर्स लग रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज के ए पार्ट है विच कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन शूज़ एंड इन हैट्स. इनको अपने वर्ड्स में लिखो. अब देखो, सिर्फ आंसर नहीं लिखना होगा, यू हैव टू गिव रीजनिंग. सो वी जस्ट डिस्कस्ड के कंट्री एम हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ. Has an absolute advantage in the production of both shoes and hats, since it takes less time to produce same output. So एक ही लाइन में explanation दिया. So it has an absolute advantage in both. अच्छा, अब अगली चीज़ वो पूछ रहा है कंपैरेटिव एडवांटेज. एंड यू कैन सी कि अभी ना पार्ट बी में उसने टोटल नंबर ऑफ आवर्स नहीं बताए हुए, एक्चुअली बाद में बताए हुए हैं, लेकिन अभी इस पॉइंट में नहीं उसने बताए हुए कि 100 लेबर आवर्स हैं. तो यहाँ आई एम जस्ट गोइंग टू कीप कि अगर एल एस अमाउंट ऑफ आवर्स शूज़ में डल रहे हैं और एल एच अमाउंट ऑफ आवर्स हैट्स में डल रहे हैं, तो कोई ना कोई टोटल नंबर ऑफ आवर्स के बराबर होना चाहिए. सो आई वॉन्ट कि अब तुम लोग को एक वो PPF की इक्वेशन बनाओ और उसकी स्लोप देख के मुझे बताओ कि किसका कंपैरेटिव एडवांटेज किस चीज़ में है. सो लेट्स डू दिस. पहले तो हमें ना इस तरह के क्वेश्चन के लिए वो रेशियो सेट करना पड़ेगा. लेट्स फोकस, दोनों को चलो साइड बाय साइड ही लिख लेते हैं. कंट्री एम को इधर लिख देते हैं एंड कंट्री एन को राइट साइड पे लिख देते हैं. एंड लेट्स बिल्ड अप द रेशियोज. अच्छा जी, शूज़, आवर्स एंड शूज़. अच्छा, कितने शूज़ 10 आवर्स लगते हैं 1 शू बनाने के लिए. अच्छा, और कितने आवर्स लगते हैं हैट्स बनाने के लिए? आई बिलीव 2 लिखा हुआ था. 2 आवर्स बनते हैं 1 हैट बनाने के लिए. सही लिखा, राइट? अच्छा, दैट मीन्स कि 1 घंटे में 1/10 ऑफ अ शू बनेगा और 1 घंटे में आधी हैट बनेगी. ओके, दैट मीन्स अगर एल एच अमाउंट ऑफ आवर्स में एल एच ओवर 10 हैट्स बन जाएंगी. सो यहाँ शूज़ नहीं लिखा हुआ था, हाँ शूज़ है, तो शूज़, दिस इज़ शूज़. सो शूज़ आर गोइंग टू डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ आवर्स दैट यू give and it's LS over 10.
अच्छा, एल एच अमाउंट ऑफ आवर्स में एल एच ओवर 2 नंबर ऑफ हैट्स बन जाएंगी. सो नंबर ऑफ हैट्स इज़ गोइंग टू बी एल एच over 2. So total number of hours have to add up to L. बाद में हमें पता चल रहा है पार्ट सी में कि L की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, एक्चुअली 100 दी हुई है. ओके, LS is 10S, this is a 2H, this is equals to L. So आपकी मर्ज़ी है क्या आपने वर्टिकल एक्सिस में रखना है, क्या हॉरिजॉन्टल में लिखना है. एज को रख लेते हैं इन द वर्टिकल एक्सिस क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा ना, 10 अच्छा लगेगा. L माइनस 10S, H इज़ इक्वल्स टू L ओवर 2 माइनस 5S. अगर L की वैल्यू 100 डाल दें तो एज क्या बन जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, माइनस 5S. टोटल नंबर ऑफ आवर्स मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इम्पैक्ट नहीं कर रहे. अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी, आप बताओ कि व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मैंने एक्स एक्सिस में शूज़ रखा हुआ है. सो व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ शूज़. नो, देखो इसका PPF ये है 5. ठीक है, तो स्लोप इज दिस एंड द स्लोप इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ हैट. 1. शाबाश, इट्स ऑलवेज द रेसिप्रोकल. ओके, लेट्स डू द सेम फॉर कंट्री N. यहाँ आई थिंक उसको 12 आवर्स लग रहे थे और यहाँ 5 आवर्स लग रहे थे. या 12 and 5. So 12 hours to make one shoe and 5 hours to make one hat. That means 1 hour में 1/12 of a shoe, 1 hour में 1/5 of a hat. That means LS amount of hours में LS over 12 and LH amount of hours में LH over a 5. So कितने शूज़ बन गए, LS over 12. कितने हैट्स बन गए, LH over a 5. So total number of hours have to add up to L. So we have a 12S plus 5H is equals to an L. We want to make H into the subject. We get a 5H is equals to L minus 12S. So H is equals to L over a 5 minus 12 over 5S. So यहाँ इसका ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर था, ये इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. So this is the PPF for country M. This is the PPF for country N. अच्छा जी, कहाँ तक पहुँचे तुम लोग, PPF आ गए या N का. और इसको 100 डाल के भी देख लेते हैं क्या बनता है PPF. 5 2s are 10 होता है ना, 2s are 10. अब मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर से बताओ. इसके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर शूज़ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर हैट्स. अच्छा, अब उसको कंपेयर करो विद दूसरी कंट्री का. इज़ दिस 12 over 5, is it less than or is it greater than 5? Less than. It is less than 5 because we know 12 is less than 25. क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चल जाता है. ठीक है, सो देयरफॉर ये तो कंट्री M का था ना, ये N था, ये M था. सो देयरफॉर कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में पूछा था ना. या सो N, ये बल्कि यहाँ नीचे लिख देते हैं,
जिसकी लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, उस पे एडवांटेज है. सो कंट्री एन की कंक्लूजन ये है कि इट हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज in the production of shoes. अच्छा, और यहाँ इनको कंपेयर करें. इज़ दिस लेस दैन 5/12? या बिकॉज 12 इज़ लेस दैन. अच्छा, तो फिर यहाँ हमें नज़र आ गया कि जो कंट्री एम है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है हैट्स में. सो लेट्स हाईलाइट दिस. ये यहाँ से इसका पता चल रहा है, यहाँ से इसका पता चल रहा है. सो कंट्री एम के कंक्लूजन्स ये हैं that country M has a comparative advantage in the production of hats due to lower opportunity cost. Lower opportunity cost. कहाँ तक पहुँचे हो गाइस? शायान, आपको समझ आ गई? ये हो गया आपसे? ओके. अच्छा, नाउ आई वांट, हमारे पास अभी भी 10 मिनट्स हैं. मरियम, आपका भी हो गया ये वाला पार्ट? हाउ डू आई प्रोनाउंस योर नेम? बसम? बसम? You are Shayan and you are Basam. I've never heard of that name before. Basam. What does it mean? इसका खुद से कोई मतलब नहीं है. Like just smiley translation. किसकी? Smile. Oh, okay. So it's just a name of a person after a person. अच्छा, अभी हमारे पास 10 मिनट्स रहते हैं. आई वॉन्ट टू सी तुम लोगों की ज़रा इंटेलिजेंस लेवल्स. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू डू पार्ट सी ऑन योर ओन and give me the answer of this yourselves right now. Okay, I will post the solution. I'll send the actual solution on the group as well. But I want to see will you guys be able to do part C by yourself, provided that you've understood कि हम ये किस तरह निकालते हैं सारा कुछ. So take your time.